Hello students, once again very warm welcome in our online classes at Shri Ram College 17 RB. Students, तो आज हम अपनी जो पोइम चल रही थी जो कि आपके बीए फाइनल ईयर के अंदर है और वो कैजुरिना ट्री, तो उसका हम आज थर्ड और फाइनल पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम उसके दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर आपने हमारी जो पोइटेस है तोरू दत्त, उनका आपने बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया स्टूडेंट्स, और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपने अबाउट द पोइम पढ़ा था। और उसके बाद में हम इसके जो दो स्टैंजाज हैं जिसके अंदर उन्होंने जो कैजुरिना ट्री को ग्लोरीफाई किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये पोइम क्या है, दो लिटरेरी जो टर्म्स को ब्लेंड करके लिखी गई है कि ये बैलेड तो है ही क्योंकि इसके अंदर ट्री को ग्लोरीफाई किया गया है, और उसके साथ ही ये पोइम क्या है, एलिजिक टोन भी इसके अंदर आती है क्योंकि इसके अंदर तोरू दत्त क्या करती है, कैजुरिना ट्री को एज अ सिंबल यूज करती है टू एक्सप्रेस हर अफेक्शन, लव एंड मिसिंगनेस ऑफ हर सिबलिंग्स, की जो अपने सिबलिंग्स को वो मिस कर रही है, उनसे जो अफेक्शन था, उनका जो प्रेम था, तो वो उसको उस पेड़ के थ्रू एक्सप्रेस करती है हम रीडर्स के लिए। तो कैजुरिना बिकम अ सिंबल, उसके लिए एक सिंबल बन जाता है। ओके, तो वो अपने को बाद में इसमें बताती भी किस तरीके से वो उस पेड़ के नीचे खेला करती थी अपने भाई बहनों के साथ में, जो आरुदत्त थी या अब्जू था उनके साथ में खेला करती थी। लेकिन अब वो जीवित नहीं है और वो खुद कहाँ पे है उस समय, देखिए जब ये पोएम को कंपोज किया तो वो कहाँ पे थी उस समय, वो फ्रांस के अंदर थी। तो वो फ्रांस के अंदर बैठी हुई भी उस अपनी नेटिव लैंड को याद कर रही है, मिस कर रही है, और उस कैजुरिना बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है, ऐसा हमें फील करवा रही है। और बहुत अच्छी इमेजरी इस पोइम के अंदर इन्होंने यूज की है। तो आइए हम इस पोइम का जो पार्ट थर्ड है उसको शुरू करते हैं और इसके बचे हुए जो 3 स्टैंजा हैं हम उनको पूरा करते हैं और उसके साथ हमारी पोइम भी आज कंप्लीट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक सस्पेंस रखा था कि ये पोइम बिल्कुल एक नया मतलब एक न्यू मूड में चली जाएगी, कि अभी तक आपको लग रहा है कि पेड़ को वो इतना ग्लोरीफाई कर रही है, उस पेड़ को कहती है कि तो एक जो पाइथन जैसी बेल है वो ऐसे तेरे को हग करके कॉइल करती है, फिर भी तू ही अकेला है जो जीवित रह सकता है, और उसके फूलों के बारे में बात करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी जो इस पोइम के थर्ड स्टैंडर्ड से हम इसको शुरू करने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस पोइम का थर्ड स्टैंजा। पोइम का नाम है अ कैजुरिना ट्री और पोइटेस हैं तोरू दत्त। तो अभी तोरू दत्त क्या कह रही है, देखिए, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। अब देखिए मैग्निफिकेंस का मीन क्या होता है, सुंदरता, उसकी जो शान है, उसका जो सौंदर्य है। तो वो पेड़ को कह रही है, किसको कह रही है, कैजुरिना ट्री को। नीचे देखिए सेकंड में लिखा भी है, मैं यहां से देखिए अब बताता हूं आपको, डियर इज कैजुरिना टू माई सोल। कह रही कि जो कैजुरिना ट्री है वो मेरी सोल को, मेरी आत्मा को बहुत ही प्यारा है, वो मुझे बहुत प्यारा है। अब ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि तोरू दत्त उसको प्यारा क्यों कह रही है, वो उसकी सोल के इतना करीब क्यों है, क्योंकि उसके नीचे उन्होंने अपने सिबलिंग के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में अपना बचपन जिया है, अपने बचपन में वो उनके साथ में खेली है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, हालांकि ये तोरू, अरु और अब्जू नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको मान सकते हैं कि जैसे वो तीनों यहाँ पे पेड़ पर खेल रहे हैं तो ऐसे ही वो पेड़ पर खेला करते होंगे। तो कह रहे कि जो पेड़ है वो बहुत ही शानदार होता है, आपको बताया कि बहुत लंबा होता है और उसमें फूलों के गुच्छे लगते हैं, जो क्रिम्सन क्लस्टर्स, मतलब लाल रंग के, जो गहरे लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। तो कह रहे कि पेड़ है वो अपनी सुंदरता के लिए, जो पेड़ की मैग्निफिसेंस है, उसकी जो सुंदरता है, वो पेड़ की सुंदरता की वजह से पेड़ उसकी आत्मा के करीब नहीं है, तो फिर वो पेड़ उसको इतना प्यारा क्यों है। यही तो ट्विस्ट था कि पहली और सेकंड स्टैंजा में तोरू दत्त पेड़ को ग्लोरीफाई कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पेड़ को बहुत ज्यादा प्यार करती है पेड़ की सुंदरता से, लेकिन थर्ड स्टैंजा में बिल्कुल ही मूड चेंज हो जाता है और अब वो क्या कह रही है कि मैं पेड़ को प्यार करती हूं, पेड़ मेरे करीब है, पेड़ की सुंदरता की वजह से नहीं, तो फिर किस वजह से, वो अपने आगे पढ़ते हैं। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, हम इसके नीचे खेले हैं, हम का मतलब वो और उसके भाई बहन, थ्रू ईयर्स में रोल, सालों निकल गए, सालों निकल गए हम इस पेड़ के नीचे खेला करते, तो उस बात को कहती है कि सालों हो गए, उस बात को, बहुत पुरानी होगी बात है। ओ स्वीट कंपेनियंस, स्वीट कंपेनियंस किसको कहती है, वो अपने भाई बहनों को कहती है। लव्ड विद लव इंटेंस, कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे बहुत गहरा प्यार करती है। इंटेंस का मतलब कि वो उनसे प्यार तो करती है, और कौन सा प्यार करती है, गहरा, इंटेंस लव करती है उनसे। तो अब आपको बात समझ आती है कि वो पेड़ को
उसकी पेड़ की सुंदरता के लिए नहीं प्रेम करती है, उसके इतना करीब सुंदरता की वजह से नहीं है, वो इसलिए पेड़ करीब है क्योंकि अपने भाई बहनों के साथ वो वहाँ पे खेली है, सालों दर साल वो उनके नीचे वो खेलती रही है अपने भाई बहनों के साथ में, और उस बात को कहती सालों हो गए हैं, गुजर गए हैं, और वो अपने कंपेनियंस को अभी भी उतना ही प्यार करती है। फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी आवर डियर, कहते कि सिर्फ तुम्हारे लिए, योर सेक्स किसको कह रही है, अपने भाई बहनों का, अरु और अब्जू, सिर्फ तुम्हारे लिए, शैल द ट्री बी आवर डियर, ये पेड़ हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा, प्रिय रहेगा, मेरे लिए हमेशा डियर रहेगा। तो अब बात समझ आई, आंसर दे रही है अपने को, क्यों मैग्निफिसेंस उसके लिए पेड़ की सुंदरता क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अपने भाई बहनों की वजह से अपने उसको पेड़ को प्रेम करते हैं, क्योंकि वो पेड़ उसकी यादों में है, वो पेड़ जुड़ा हुआ है उसके भाई बहनों से, उनके जीवन से। ब्लेंड विद योर इमेजेस, ब्लेंड का मतलब भरा हुआ है, मतलब घुल मिल गया है, मिल गया है। ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी, ओके, कह रहा कि ये जो पेड़ है ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी यादों के साथ में घुल मिल गया है, ब्लेंड हो गया है वो। इट शैल अराइज इन मेमोरी, ये मेरी याद के अंदर उन चीजों को मेरी याद में लेके आता है। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज, मतलब इट शैल अराइज इन मेमोरी, कह रहे कि वो उन ब्लेंड इमेजेस को, मतलब जो तुम्हारी जो इमेजेस थी वो इस पेड़ की इमेजेस से ऐसा लगता है कि मिल गई हैं, और वो मेरी मेमोरी के अंदर वो पेड़ जब मैं उसको देखती हूं तो मेरी मेमोरीज के अंदर वही इमेजेस आती हैं। और क्या होता है बाद में, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज, और कह रहे कि तभी मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। हॉट टीयर्स बोला गया है कि गर्म आंसुओं से मेरी आंखें भर जाती हैं, और ऐसा लगता है कि वो आंसू मेरी आंखों को अंधा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से उसकी आंखों में से जो आंसू भी निकलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने सिर्फ आपके लिए इमेज दी है ये, ओके। तो इस तरीके से कहती है कि जब मैं उन मेमोरीज को याद करती हूँ तो मेरी आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं, ओके। अभी अपन इसको कंटिन्यूस करते हैं इस स्टैंजा को। व्हाट इज दैट डोर्स लाइक मर्मर दैट आई हियर। अब यहां पे देखिए डर्ज का मीन क्या होता है, डर्ज होता है एक प्रकार का फ्यूनरल सॉन्ग होता है। स्टूडेंट्स, डर्ज क्या होता है, फ्यूनरल सॉन्ग होता है, फ्यूनरल सॉन्ग जिसको अपने शोक गीत कहते हैं। कहती है कि ये शोक गीत जैसी मरमर, ये बड़बड़ाहट, दैट आई हियर, जो मैंने सुनी है, ये किसकी है, ये क्या है। अब देखिए कह रही है कि ये जो रोने जैसी ये जो बड़बड़ाहट है, ये जो शोक गीत जैसी बड़बड़ाहट है जो मैंने सुनी है, वो क्या है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच। अब देखिए शिंगल का मीन क्या होता है, शिंगल जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं ना। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, आप इस इमेज को देखिए कि जब बीच समुद्र के किनारे पर जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, शिंगल बीच कह देते हैं। कहती है कि ये मरमर ठीक वैसी है जिस तरीके से जो सी है, जो समुद्र का पानी है, कि जब वो आके किनारे पे टकराता है ना, ब्रेक करता है, वो किनारे पे आके उन पत्थरों से टकराता है, तो वैसी जो आवाज पैदा होती है वैसी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है। लेकिन इस आवाज में क्या है, एक दर्द है, एक शोक है इसमें। मानो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, जैसा लगता है कि पेड़ भी रो रहा है। तो कह रहा है इज दैट ट्रीज लेमेंट एंड ईरी स्पीच। ईरी का मतलब कि दुख भरा। क्या ये पेड़ की लेमेंट है, क्या ये पेड़ ट्रिब्यूट कर रहा है, किसको ट्रिब्यूट कर रहा है ये पेड़, अब्जू और आरू को। तो सोचती है ऐसा कि क्या ये उस पेड़ के मरमर की आवाज है कि जो उसको सुनाई दे रही है, क्या वो पेड़ उनको ट्रिब्यूट दे रहा है। एंड ईरी स्पीच, एक दुख भरा स्पीच दे रहा है। दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच, और जो बड़ी खुशी से मेरे तक पहुंच रहा है, क्योंकि उस समय वो कहां पे है, एक अननोन लैंड पर है। अब देखिए अननोन लैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस समय वो कहां पे थी, फ्रांस के अंदर थी। आपको मैंने बताया ना कि जब इन्होंने ये पोएम को कंपोज किया तो तुरंत उस समय कहां पे थी, फ्रांस के अंदर थी। लेकिन इनका जो घर था वो कहां पे था, कोलकाता में था, बंगाल के अंदर था। तो अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कहां बंगाल रह गया और कहां फ्रांस है, तो फ्रांस तक उसके बड़बड़ाने की आवाजें पहुंच रही हैं। नहीं, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि ऐसा उसकी फीलिंग्स है, उसकी इमोशंस हैं। उन्होंने अपनी इमोशंस को इंटेंस करके यहाँ पे आप कहें कि हाइपरबल यूज करते हुए ऐसा अपने को एक्सप्रेस किया है कि दूर जब वो फ्रांस के अंदर बैठी है तो उस तक वो दर्ज पहुंच रहा है, वो शोक गीत।
अब देखिए डर्स लाइक, तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, सिमिली यूज किया। तो स्टूडेंट्स आपके क्लियर हुआ कि किस तरीके से कहते हैं कि जब मैं फ्रांस के अंदर बैठी हूँ तो वहां पर मुझे पेड़ के मरमर की आवाज पहुंच रही है, एक बुड़बुड़ाने की, एक रोने की, दुख भरी आवाज पहुंच रही है। क्या वो आवाज उस पेड़ की है जो कि लेमेंट कर रहा है, जो कि श्रद्धांजलि दे रहा है किसको, उनके भाई बहनों को। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा हमारा भारत, ओके, और भारत के अंदर ये रहा यहाँ पे बंगाल। अब पोइटस कहाँ बैठी हुई, यहाँ बैठी हुई है फ्रांस के अंदर, ओके, यहाँ। तो यहाँ तक जो पेड़ के रोने की आवाज उसको पहुंचती है। देखो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको फील करें कि दुख तो इंसान जहां जाएगा उसकी फीलिंग्स को उसके माइंड में, उसके हार्ट में रहेगा ना। तो जो मिसिंगनेस है, अपने सिबलिंग्स के प्रति जो अफेक्शन है, तो वो उसको फ्रांस में भी फील होता है। और जब वो उस पेड़ को याद करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि पेड़ भी रो रहा है, और रोकर क्या कर रहा है, ट्रिब्यूट दे रहा है उनके भाई बहनों को। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टैंजा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ स्टैंजा की ओर, ओके। तो अब यहाँ पे वो कह रही है कि क्या वो पेड़ के रोने की आवाज है, तो यहाँ पे वो अपने उस क्वेश्चन का आंसर अपने को दे रही है। क्या कह रही है, अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। कहती अननोन मतलब हो सकता है कि आपके लिए ये चीज अननोन हो, कि जो जिस प्लेस से उसको वो आवाजें आ रही है ना, हो सकता है कि आपके लिए वो प्लेस क्या हो, अननोन हो। येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन मेरे लिए वो प्लेस वेल नोन है, मैं उसको जानती हूं। आई ऑफ फेथ का मतलब क्या है, कि वो बिल्कुल उसको जानती है, क्योंकि वो मेरी पूरी तरीके से मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो प्लेस, जिस जगह से वो आवाजें आ रही है ना, उस जगह को मैं तो अच्छे तरीके से जानती हूं, आप हो सकता है नहीं जानते हो। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे। देखिए यहाँ पे वेल शब्द आ रहा है, तो वेल का मतलब क्या होता है, विलाप, रोने की जो ध्वनि होती है ना। कहती आई हैव हर्ड, मैंने उस विलाप को सुना है, फार फार अवे, बहुत दूर मैंने उस विलाप को सुना है। विलाप का वेल कहाँ पे हो रही है, बंगाल के अंदर, कोलकाता में हो रही है, लेकिन उसको सुन कहां पे रही है, फ्रांस में। तभी वो कह रही है कि मैं दूर, बहुत दूर फ्रांस में भी मैं उस मर्मर को सुन रही हूं, क्योंकि वो प्लेस मेरे लिए जाना पहचाना है। हो सकता है कि आप उस प्लेस को नहीं जानते कि कहां से आवाज आ रही है, लेकिन मुझे पता है वो आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि वो प्लेस मेरे से जुड़ा हुआ है। द प्लेस इज इन माई आई ऑफ फेथ, वो मेरी भावनाओं में है। इन डिस्टेंस लैंड्स बोला गया कि जो डिस्टेंस लैंड है, दूर दराज की जो जमीन है, यानी कि जो लैंड है, शायद वो फ्रांस की बात कर रही है, कि वहां पर भी मेरे को वो आवाज आ रही है। बाय मैनी अ शेल्टर बे, कहीं दूर किसी जमीन पर एक शेल्टर बे है। बे का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बे जो एक प्रकार से खाड़ी होती है ना, वो शेल्टर है। शेल्टर का मतलब कि उस पर कोई चीज ऐसा लगता है कि उसको शेल्टर दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप ग्राफिक में देख रहे हैं कि ये एक बे है, और बे के ऊपर पेड़ क्या कर रहे हैं, अपनी परछाई डाल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये परछाई डाल रहे हैं कि उसको वो क्या कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, मतलब उसको वो शरण दे रहे हैं ऊपर से। कह रही है कि दूर कहीं, बाय मैनी शेल्टर बे, कि दूर कहीं ऐसी जो बे है जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि पेड़ उसको शेल्टर दे रहे हैं। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेत। अब देखिए वाटर रेत का मतलब क्या होता है, कि जो सी गॉड है ना, जो समुद्र का देवता है। आप यहां पे देख रहे हैं इस तरीके से, ये गॉड की एक पिक है। कह रही है कि दूर कहीं गुफा के अंदर, अब स्लम्बर का मीन, स्लम्बर मैंने नींद होती है, दूर कहीं गुफा के अंदर जो समुद्र देवता है वो क्या हो रहे हैं, वो सोए हुए हैं। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, और जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, बहुत ही जेंटली, बड़े आराम से आती हैं, और ऐसा लगता है कि वो शोर को, किनारे को क्या कर रही हैं, किस कर रही हैं, वो किनारे को बड़ी ही आराम से आके ऐसा लगता है कि वो किनारे को किस कर रही हैं। ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून, ओके। और कह रही है कि दूर कहीं, जब वो फ्रांस और इटली के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना कि तोरुदत्त अपने स्टडी वगैरह करने इंग्लैंड गई थी, और बाद में ये फ्रांस भी गई, इटली भी गई हैं। तो कह रही है कि मैं उस शोर को, उस विलाप को वहां भी सुनती हूँ। कहाँ सुनती हूँ, दूर दराज की जमीन पर, भूमि पर, जहां पर एक शेल्टर बे है, जहां पर गुफा में समुद्र देवता सोए हुए हैं, जहां पर लहरें आके किनारे को किस करती हैं। और फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, बीनीथ द मून, चंद्रमा के नीचे, When earth lay tranced in a dreamless swoon, और ऐसा लगता है कि जब आसमान पर चंद्रमा छाया रहता है और जमीन क्या करती है, ड्रीमलेस स्वून,
सून का मतलब जादुई प्रभाव के अंदर, ऐसा लगता है कि वो जादुई तरीके से उस चंद्रमा के नीचे सो रही है, तो मैं उस समय भी उस विलाप को सुन पा रही हूं, क्योंकि वो विलाप किससे जुड़ा हुआ है, तो रुदत के सिबलिंग से जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहां पे हमारा ये स्टैंडर्ड था। आगे चलते हैं, इसी का पार्ट है दूसरा। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर बार एक म्यूजिक, एक संगीत उठता है, बिफोर माइंड इनर विजन, मेरे इनर विजन में, यानी कि जब वो अंतर मन से सोचती है ना, जब उसको अपने माइंड में उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, अपने माइंड में इमेजरी लेके आती है उन चीजों के बारे में, तो कह रही कि उसके अंदर एक म्यूजिक उठता है, रोज अ फॉर्म सबलाइम, और वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सबलाइम, बहुत बड़ा मतलब आप कह रहे हैं कि आकार ले लेता है, मतलब रोज अ फॉर्म ऑफ सबलाइम की संगीत उठता है, और वो संगीत बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटेंस हो जाता है। दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, और कह रही कि दाई मतलब तुम्हारी, जिस तरीके से कहते तुम्हारा रूप था, ओ ट्री किसको कह रही, कैजुलिना को, एज इन माई हैप्पी प्राइम, कि जब मैं अपने बचपन के अंदर बहुत खुश थी ना, और जितनी खुशी तुम मुझे देते थे, तो वैसा ही संगीत मेरे अंदर वो उठता है और बाद में सबलाइम बन जाता है। आई सॉ दी इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, कह रही कि जैसे कि मैंने तुझे देखा था अपने नेटिव क्लाइम में, नेटिव क्लाइम का मतलब कि जो उसकी मातृभूमि है इंडिया, जब उसको उस क्लाइम में देखा था ना, और मैं तो उसको प्रेम करती थी, तो इतना ही मुझे अच्छा लगता है उस विजन के बारे में सोचकर, उस म्यूजिक को सुन के, जो मुझे फ्रांस में बैठे हुए भी महसूस हो रहा है। ओके, तो चलते हैं अब इस पोइम का जो लास्ट स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो हमारी पोइम फिनिश होने वाली है। ओके, देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्सिक्रेट अ ले अनटू दाई ऑनर, कहती इसलिए मैं क्या करना चाहती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख देना चाहती हूं। ठीक है, कॉन्सिक्रेट का मीन यहां पे क्या, कि वो उसके लिए कुछ ऐसा कंपोज करना चाहती है कि जो अ ले अनटू दाई ऑनर, कि जो तुम्हारे रिस्पेक्ट में हमेशा पड़ा रहे। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, इसलिए मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूं कि जिससे तुझे रिस्पेक्ट मिले, तेरा ऑनर हो। किसको कह रही है, पेड़ को। ट्री beloved of those who now in blessed sleep for a repose, और कह रही है कि beloved of those, उन लोगों के प्रेम के लिए, किन लोगों के प्रेम के लिए, उसके सिबलिंग्स के, जो क्या हो रहे हैं, वो नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जो अब एक ब्लेस्ड स्लीप के अंदर है, मतलब वो हमेशा एक अच्छी नींद के लिए सो गए हैं। लिखा ना ए रिपोज, रिपोज का मतलब क्या है, सो गए हैं, मतलब वो अपनी ग्रेव में हमेशा के लिए एक लंबे आराम के लिए सो गए हैं। ओके, तो कह रही है कि उस पेड़ को, कि इसलिए मैं तुम्हारे ऑनर के लिए कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कंपोज करना चाहती हूँ कि जिससे तुझे हमेशा याद किया जाए। ये यहाँ पे देखिए एक सिंबल दे रखा है कि किस तरीके से जब कोई अपनी ग्रेव में हमेशा के लिए सो जाता है, इस तरीके से रिप। अब देखिए रिप बहुत बार आप सुनते हैं, तो रिप का मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पीस, कि वो शांति से एक लंबे आराम में सो रहा है। डियरर देन लाइफ टू मी, कह रही कि मुझे वो अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे। एलॉस वर दे, मतलब दुखी से कह रही है कि वो थे, अब नहीं है वो। उसके जो भाई बहन थे वो उसके लिए जान से भी प्यारे थे, लेकिन अब वो नहीं है। Mayest thou be numbered when my days are done, mayest thou, mayest मतलब हमेशा जीवित रहो तुम, be numbered बहुत सालों तक, when my days are done जब मेरे डेज पूरे हो जाएं, यानी कि जब मेरे जीवन के दिन पूरे हो जाएं, तुम तब भी रहो। वो अपने सिबलिंग्स को कह रही है तुम तब भी रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में किस में लिख रही हूँ, पोइम में लिख रही हूँ। और क्योंकि पोइम तो जब तक पढ़ी जाएगी तो वो चीजें हमेशा के लिए क्या रहेंगी, इमोर्टल रहेंगी, अमर हो जाएंगी। ओके, अब भी हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये ना तो दरुदत है, ना इस समय उसके सिबलिंग्स हैं। ओके, लेकिन अभी भी हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको पोइम के अंदर डाल दिया। ओके, तो इसलिए अपने कहते हैं ना कि पोइट्री क्या बनाती है, पोइट्री एक ह्यूमन बीइंग को इमोर्टल बना सकती है। यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही फेमस पोइम याद आ रही है, विलियम शेक्सपियर की, शैल आई कंपेयर दी। आप जरूर जाके उसको पढ़े, आपको पता लगेगा कि पोइट्री इंसान को कैसे इमोर्टल बनाती है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये स्टैंडा हमारा लास्ट ही चल रहा है। विद डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। अब देखिए बोरोडेल क्या है, एक बहुत ही फेमस गार्डन है, इंग्लैंड के अंदर है। ओके, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बोरोडेल पर एक पोइम लिखी थी।
ओके, और ये कहते हैं कि पेड़ बहुत पुराने टाइम के पेड़ हैं ये, और कह रही है कि जिस प्रकार से वो डेथलेस ट्रीज, डेथ जिनकी मतलब डेथ नहीं होती है, बहुत डरावने लगते हैं दिखने में। देखिए ये जो पेड़ है ना, ये सॉरी यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया कि बोरोडेल एक गार्डन है, जिस गार्डन पर वर्ड्सवर्थ ने भी बाद में पोइम लिखी है। ओके, उसने जिक्र किया है। तो कह रही कि ये जो पेड़ है, ऐसा माना जाता है कि बोरोडेल के जो पेड़ हैं वो सारे क्या होते हैं, डेथलेस होते हैं, मतलब उनकी कभी डेथ नहीं होती, वो एवरग्रीन है। डेथ होने का मतलब क्या है कि वो सारे एवरग्रीन है। ओके, अंडर वूज awful, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope and death, the skeleton and time the shadow। कह रहे हैं यहाँ पे तो क्या कह रही है कि उस गार्डन बोरोडेल के अंदर जो डेथलेस ट्रीज हैं, अंडर वूज ऑफुल ब्रांचेस, ऑफुल मतलब डरावनी, अब उनकी डरावनी जो ब्रांचेस हैं उनके नीचे लिंगर्ड पेल, कह रही है कि उनके नीचे जो क्या क्या चीजें होती हैं वो लिंगर्ड पड़ी पड़ी पेल हो जाती हैं, या आप ये कहें कि डेस्ट्रॉय के बिल्कुल पास चली जाती हैं। वो चीजें क्या है, फियर, डर। अब यहां पे देखिए डर का सिंबल यहां पे दिखा रखा है। ओके, फियर, फिर कहते हैं होप, ये होप क्योंकि होप हमेशा पूरी नहीं होती है, एंड डेथ द स्केल्टन, और डेथ द स्केल्टन यहां पे है, एंड टाइम द शैडो, यहां पे टाइम का सिंबल दे रखा है। कह रहा है कि बोरोडेल के पेड़ हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा डेथलेस रहेंगे, और उसकी भयानक जो डरावनी ब्रांचेस हैं उनके नीचे चाहे तो वो डर है, चाहे हमारी होप है, और चाहे जो खुद डेथ है, और टाइम और शैडो है, वो सारी ही चीजें उन ब्रांचेस के नीचे आके डर के मारे पीली पड़ जाती हैं। लेकिन वो पेड़ हमेशा क्या रहेंगे, वो पेड़ हमेशा जीवित रहेंगे। जिस तरीके से पोइटस ने क्या कर दिया, कैजुलिना ट्री को हमेशा के लिए क्या कर दिया, डेथलेस कर दिया, क्योंकि जब तक उसकी इस वर्ड्स को पढ़ा जाएगा वो पेड़ क्या रहेगा, इमोर्टल रहेगा। ओके, इसलिए कहना चाहती है वो कि डर है, चाहे हमारी होप है, चाहे डेथ है, चाहे टाइम है, वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि इन भयानक पेड़ों के नीचे आके पीली पड़ जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो पेड़ हमेशा अमर रहेगा, कैजुलिना ट्री, जैसे कि बोरोडेल के अंदर जो वो पेड़ अमर रहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इस पॉइंट के बिल्कुल लास्ट लाइनों की तरफ। एंड दाउ वीक द वर्ड्स, और कह रही है कि तुम भी हमेशा के लिए जीवित रहोगे, किसके द्वारा, इस वर्ड्स के द्वारा जो मैंने तुम्हारे ऑनर में लिख दी है। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, ओ फेन रिहर्ट्स, दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, इसलिए तुम्हारी सुंदरता को मैंने क्या किया, फेन, मैंने तुम्हारी सुंदरता को इमेजेस के अंदर कैप्चर कर लिया अपने वर्ड्स के अंदर। ओ फेन रिहर्स, और फिर से जब तक ये वर्ड्स पढ़ी जाएगी फिर से रिहर्स होंगे, मतलब फिर से पढ़ी जाएंगी। जैसा तुझे मैंने अपनी वर्ड्स के अंदर इमेजेस के थ्रू डाल दिया है, तो वैसा ही जब तुम्हें नेक्स्ट पढ़ा जाएगा तो फिर वैसा ही दिखेगा। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स, देखिए ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, भुलक्कड़पन, जिसको अपने भुला देते हैं। और कह रही है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति इतना है कि शायद मेरी वर्ड्स तुम्हें क्या कर दे, मेरी वर्ड्स तुम्हें ऑब्लिवियन कर्स से बचा दे। ऑब्लिवियन कर्स का मतलब क्या होता है, बुलावा। क्योंकि देखिए हर जो चीज होती है जीवन के अंदर अपने एक उसका सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद में हम उसको भुला देते हैं। ओके, तो ऐसा ही कह रही है हमारी पोएटस तोरुदत्त कि हर चीज को इंसान, ह्यूमन बीइंग एक टाइम के अकॉर्डिंग भुला देता है, लेकिन मैंने तुझे अपनी वर्ड्स के अंदर डाल दिया है और मैंने तेरी ब्यूटी को फेन किया, मतलब मैंने तेरी ब्यूटी को इमेजेस के थ्रू उसके अंदर, पोइम के अंदर डाला है। तो जब जब वो पोइम रिहर्स होगी, जब जब उस पोइम को पढ़ा जाएगा, तो तू हमेशा लोगों की यादों में रहेगा, और मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है शायद वो क्या करेगा, तुम्हें ऑब्लिवियन कर्स से, तुम्हें लोगों के भुलाए जाने के श्राप से बचा लेगा। मीन्स कि जब तक ये वर्ड्स पढ़ी जाएगी तब तक क्या होगा, इस पेड़ को लोग याद करेंगे, और ये पेड़ कैसा बन जाएगा, जैसे बोरोडेल के पेड़ हैं। बोरोडेल गार्डन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो जीसस के टाइम के हैं, और आज तक वो पेड़ वैसे ही हैं, वो डेथलेस, उनकी कभी डेथ नहीं होगी। तो पॉइंट कहते हैं कि मैं तेरे को वैसा ही बनाना चाहती हूँ अपनी वर्स के थ्रू। ओके, तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फेवरेट पोइम, अवर कैजुलिना ट्री, कंपोज्ड बाय तोरुदत्त। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। इसको आप दोबारा देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट पोएम के साथ, नेक्स्ट एक पॉइंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।